सेलुलर रेस्पिरेशन। एक सेल के अंदर फूड कैसे ब्रेक डाउन होता है और कैसे एनर्जी निकलती है, यही जानने का प्रयास था हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए हर एक लिविंग सेल को फूड के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हर लिविंग सेल के पास होता है ग्लूकोज। हर लिविंग सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज। ये फूड है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसको हम कहते हैं। लेकिन हमने प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है कि फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, वो सुक्रोज के रूप में होता है। तो फ्लोएम के अंदर फूड तो सुक्रोज के रूप में है, और जब एक लिविंग सेल फ्लोएम से फूड को लेती है तो सबसे पहले तो सुक्रोज को ही लेगी, और वो भी एक्टिव डिफ्यूजन होगा, एटीपी खर्च होगी यहां पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है ग्लूकोज से रेस्पिरेशन शुरू करेंगे, लेकिन एज ए फूड एक लिविंग सेल को क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। तो सुक्रोज जब एब्जॉर्ब होता है एक सेल के अंदर, एक्टिवली इंपोर्ट होगा, सुक्रोज अंदर आएगा, तो सबसे पहले सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा। ये काम सबसे पहले होना है। तो सुक्रोज को इस साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं इन्वर्टेज। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम। और इन्वर्टेज एंजाइम जब सुक्रोज को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा? सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। और सुक्रोज जब टूटेगा तो वाकई में ये क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ध्यान देना, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ था। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो ये इन्वर्टेज एंजाइम इसको 2 मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है। हमको रेस्पिरेशन यहां से शुरू करना है। ये जो अभी हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, कुछ बुक में सुक्रोज से ही शुरू कर देता है, कुछ में ग्लूकोज से शुरू करता है। ठीक है, तो सपोज एक सेल के साइटोप्लाज्म में फूड के रूप में मान लीजिए क्या मौजूद है? ग्लूकोज मौजूद है। अभी हम बात कर रहे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ये कहां है? सेल के साइटोप्लाज्म में है। कैसे बना? सुक्रोज जो आया था उसने ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाए थे। एक्चुअली ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों ही 6 कार्बन की शुगर हैं, दोनों के दोनों, और एक दूसरे के आइसोमर भी हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। बस केवल उनका शेप अलग अलग टाइप से है, उनका ज्योमेट्री अलग टाइप से है तो दोनों एक ही जैसे। दोनों 6 कार्बन की शुगर है, ग्लूकोज हो या फ्रैक्टोज हो। जब ऐसी 2 यूनिट आपस में जुड़ती हैं, तो वो सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज एक्चुअली डाइसैकेराइड है, ये दोनों मोनोसैकेराइड है। ठीक है, चलिए फूड आ गया सेल के पास, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये ग्लूकोज का जो बॉन्ड है ग्लूकोज के अंदर क्या था? मैंने आपको समझाया था। ग्लूकोज के अंदर O और H इस तरह के बॉन्ड हैं। तो आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर है। जितने भी बॉन्ड हैं इनके बीच में एनर्जी स्टोर है। जैसे जैसे ये कंपाउंड टूटेगा ऐसे ऐसे इन बॉन्ड की एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी से बाद में एटीपी बनाई जाएगी। यही काम होना है, यही रेस्पिरेशन है।
तो कैसे ये बॉन्ड टूटते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक साथ अगर ये सभी बॉन्ड टूट जाएंगे तो जो एनर्जी है वो हीट के रूप में लॉस हो जाएगी और हमारी सेल ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बॉन्ड टूटेंगे और टूटते टूटते एक ग्रेजुअल एनर्जी रिलीज होगी जिससे एटीपी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में प्रोसेस होगी और सभी प्रोसेस कोई ना कोई एंजाइम के कंट्रोल में ही होगी, क्योंकि सेल के अंदर कोई भी ऐसी केमिकल प्रोसेस नहीं है जो बिना एंजाइम के हो। हर प्रोसेस के लिए वहां एंजाइम्स होते हैं। तो हम बात करेंगे ग्लूकोज पहले कैसे टूटता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये एक फूड है और ये फूड प्लांट के अंदर भी यही फूड है, एनिमल सेल में भी यही फूड है और प्रोकैरियोटिक सेल आपके बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर भी सेम यही फूड है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज से ही ज्यादातर लिविंग्स अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। हालांकि मैंने बताया था कि प्रोटीन और लिपिड उनसे भी एनर्जी निकलता है, लेकिन हमारा मेन जो रेस्पिरेशन है हमको ग्लूकोज से एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं यही समझना है। ठीक है, तो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, शुरुआत के जो स्टेप हैं वो सबके अंदर सेम होते हैं। शुरुआत का क्या स्टेप है कि ये ग्लूकोज फाइनली टूटते 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 बनाएगा पाइरुविक एसिड। क्या बनाएगा? पाइरुविक एसिड। ये जो प्रोसेस है पाइरुविक एसिड, ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में टूटना, ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और इस पूरी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पूरी प्रोसेस है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, सबसे पहले ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड बनाना ही है और कोई रास्ता नहीं है, ये बनाना ही पड़ता है। इसका मतलब ये प्रोसेस ऐसी है जो हर लिविंग्स में होती है और ग्लूकोज यहां पर पाइरुविक एसिड में टूट रहा है और पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इसका मतलब अगर ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो टूटते टूटते 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल बनाएगा और ये क्या बनेंगे? पाइरुविक एसिड। इसका मतलब पाइरुविक एसिड कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के बनते हैं और ये प्रोसेस हर लिविंग्स में जो रेस्पिरेशन कर रही है हर लिविंग्स में पाई जाएगी और इस प्रोसेस का नाम हमने दिया है ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट किया था लाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना। किसका टूटना? ग्लूकोज का टूटना। तो ये आपको एकदम कंफर्म याद रखना है कि जब भी एक लिविंग सेल रेस्पिरेशन करेगी तो उसको ग्लाइकोलाइसिस तो करना ही है, सबको करना है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे या अनएरोबिक करे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये पाइरुविक एसिड ये 3 कार्बन के कंपाउंड बने तो एनर्जी तो अभी बहुत इकट्ठा है इनके पास, अभी तो बहुत एनर्जी है, ये तो बहुत, केवल क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड टूटा है, बस बहुत कम एनर्जी निकली। यहां पर बताएंगे हम लोग कि कितना एनर्जी निकला, कैसे निकला, लेकिन अभी इसको और अगर फर्दर ब्रेक डाउन करना है इनको, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही जैसे हैं, दोनों के दोनों पाइरुविक एसिड हैं, अगर इनको और तोड़ना है अब डिपेंड करेगा कि सेल के पास ऑक्सीजन कितना है।
यहां से अलग अलग रास्ते जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग रास्ते हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि आखिर ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड बनाता है। ये जो ग्रेजुअल स्टेप्स है, ये जो ग्लूकोज टूट के धीरे धीरे पायरुविक एसिड बनाएगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। लगभग यहाँ पर 10 स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में कहीं पे 9 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस समझा दिया, कहीं पे 10 स्टेप में पूरी प्रोसेस समझाया है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन हमको चूंकि एनसीईआरटी फॉलो करना है, तो यहाँ पर टोटल 9 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस समझाई गई है। कौन सी प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। होना क्या है? ग्लूकोज को तोड़ना है और 2 पायरुविक एसिड बनाना है। बस ये प्रोसेस हमको देखना है। ये प्रोसेस कितने स्टेप में होगी? आपके बुक के हिसाब से 9 स्टेप में होगी। ऐसा कभी सवाल नहीं आएगा कि सर 9 स्टेप में होगी 10 क्यों? क्योंकि अलग अलग बुक ने अलग अलग से लिखा है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस वही है। किसी ने एक स्टेप को डायरेक्ट अगले पे ले लिया, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओवरऑल हमको समझना है कि सेल में फूड आ गया, फूड के रूप में ग्लूकोज आया हुआ है, ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड बनाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस तो हर लिविंग में हो रही है। अब चलिए हम ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, सेल के पास सुक्रोज आया था और सुक्रोज को पहले तोड़ा था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ध्यान देना, ये आया था। यहां से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। कई बुक ने इसको भी शामिल किया तो 10 स्टेप हो जाएंगे। अगर ये वाला स्टेप शामिल नहीं किया, सीधा ग्लूकोज शामिल किया तो 9 स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर। डाउट नहीं होना कोई भी, क्योंकि यही चीज बस समझनी है इसमें। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि ग्लूकोज कैसे धीरे धीरे टूटेगा और कैसे एनर्जी रिलीज होगी, और हर लिविंग में ये होता है, इसलिए हम इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ये हमारे पास ग्लूकोज है। अब मान लीजिए आप इसको समझिए, ग्लूकोज का मतलब ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब इसको बीच में से तोड़ना है। इसको क्या करना है? बीच में से तोड़ना है। तो ये ग्लूकोज का जो सिमेट्री है, वो तोड़ने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ने हैं, तो कुछ न कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। पहले तो ताकत लगानी पड़ेगी, तभी तो एनर्जी निकलेगी। भाई आप कोयले को जला रहे हैं, जैसे कोयले में से हीट निकालना है, तो पहले तो माचिस लगानी पड़ेगी ना आपको। पहले तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तब ना वो जलने के बाद हीट निकालेगा। तो ये ग्लूकोज को आपको तोड़ना है, तो शुरुआत में इसको तोड़ने के लिए एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। तो एनर्जी के रूप में सेल क्या खर्च करेगा? उसके पास क्या है एनर्जी के रूप में? अगर सेल कोई भी काम करती है तो क्या करती है? एटीपी खर्च करती है। तो सबसे पहले ग्लूकोज को एटीपी दे दो। हमने दिया एटीपी दिया, और इसने क्या निकाल दिया? एडीपी निकाल दिया। प्लस वो फास्फोरस जो है वो निकल जाएगा। तो एटीपी अब एडीपी में चेंज हो गया, मतलब इसकी जो फॉस्फेट जब रिलीज हुआ तो जो एनर्जी आई वो एनर्जी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर ये फास्फोरस यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ केवल एडीपी निकलेगा, और ग्लूकोज के साथ वो फास्फोरस जुड़ जाएगा जो यहाँ से निकलेगा। एटीपी मैंने आपको बताया था ये 3 फास्फोरस होते हैं। ठीक है, अब ये एडीपी ऐसे टूट गया और अपना फास्फोरस को दे दिया, ग्लूकोज को दे दिया। क्या बन जाएगा? कार्बन नंबर 6 पर एक फास्फोरस जुड़ गया। कार्बन नंबर 6 पर एक फास्फोरस जुड़ गया, बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या ये स्टेप समझने में कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक साइड में इधर एनर्जी लगा दी आपने, ताकत लगा दिया।
ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो अब ये ग्लूकोज को तैयारी कर रहा है टूटने के लिए, इसलिए अपनी थोड़ा सा शेप चेंज करता है और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थोड़ा शकल चेंज करता है अपनी और बना लेता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या हुआ, आइसोमर में चेंज हुआ। एंजाइम क्या हो सकता है, आइसोमरेज एंजाइम। ये आइसोमरेज एंजाइम ऐसा कर देता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एनर्जी आ गई ना, ग्लूकोज के पास ताकत आ गई, तो अपना रूप बदल रहा है वो। भाई बिना एनर्जी के तो कुछ नहीं कर रहा था, अब एनर्जी आ गई उसके पास, फास्फोरस जुड़ गया उसके पास, तो उसने तुरंत अपना शक्ल चेंज कर लिया। अब ध्यान देना, ये जो 6 कार्बन है अब ये फ्रक्टोज है। पहले ग्लूकोज था, क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे कौन लगा है, फास्फोरस लगा है। अब ये फ्रक्टोज बोल रहा है कि भाई अगर मुझे तोड़ना है तो ऐसा करो, इधर और लटका दो एक फास्फोरस, तभी तो मैं आसानी से टूट पाऊंगा बीच में। तो फ्रक्टोज ने क्या किया, एक एटीपी और खर्च कर दिया। एटीपी खर्च कर दिया, एडीपी निकलेगा और एक फास्फोरस और आ जाएगी इसके पास, और क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1 और 6 फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फोरस आ गया, कार्बन नंबर 6 पर भी ये आ गया फास्फेट। दोनों साइड में आपके फास्फोरस आ गए। सर रेस्पिरेशन में एटीपी हमको तो बनाना था, आपने तो खर्च कर दिया। भैया अगर एनर्जी निकालना है तो शुरुआत में कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो ये एटीपी आपके एक्चुअल में खर्च हो गई, बनाना ही तो है, लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, खत्म हो रही है, ये खर्च हो रहा है, माइनस हो रहा है। हाँ, रेस्पिरेशन में एटीपी बनाना है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। भैया ये इसको तोड़ना है तो थोड़ी सी एनर्जी ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए दो एटीपी यहाँ पर जोड़ दिया, दोनों एंड पे जोड़ दिया। तो बन गया हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कितने कार्बन बने, चलिए अब कार्बन भी थोड़ा देखते हैं। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन बने, 6 कार्बन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास कार्बन अभी भी 6 है। फ्रक्टोज के पास अभी भी 6 है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के पास अभी भी 6 कार्बन है। दोनों साइड में वजन लग गया, एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, फटाक से ये बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा। बस हो गया काम यहीं पे। अब देखिए ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। अब आगे मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं अभी मुझे हटाना पड़ेगा। चलिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हमारे पास बन गया है। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब बी क्या लिखूं, सीधा फॉस्फेट। हाँ हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। दोनों साइड में एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, 3 कार्बन वाले 2 टुकड़े हो जाएंगे। 3 कार्बन वाले ये बीच में से टूट गया, इधर फास्फोरस जुड़ा है, इधर फास्फोरस जुड़ा है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल तो बने, लेकिन दोनों की यहाँ तो कार्बन नंबर 6 पे फास्फोरस था, या कार्बन नंबर 1 पे फास्फोरस था। लगभग एक जैसे ही कंपाउंड बने हैं दोनों, लेकिन दोनों का नाम थोड़ा अलग अलग होगा। जब इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर एक बनेगा, इससे हम बोलते हैं PgAl। PgAl 3 फॉस्फेट। ये नाम सुना है पहले, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ये नाम आपने पहले सुना है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना है। और इसके साथ कार्बन नंबर 3 पर
कार्बन नंबर 3 पर मान लीजिए 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर ये फास्फोरस जुड़ा है, तो PgAl फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड नाम लिखना है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इतना लंबा चौड़ा नाम था, आप सीधा याद रखिए PgAl। एसिड को, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को लिखते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड को लिखते हैं PgAl। ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है। क्या समझ में आया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन है इसके पास? 3 कार्बन है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग होगा, उसका नाम होगा DHAP। और इसके पास भी क्या है? कार्बन नंबर 3 पर फास्फोरस है, तो फास्फोरस मैंने लिख ही लिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। भाई ये दो नाम याद करने में क्या दिक्कत है? एक नाम याद रखिए DHAP, एक नाम याद रखिए PgAl। इसके पास भी एक फास्फोरस लगा है, इसके पास भी एक फास्फोरस लगा है, दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए एक दूसरे में ये इंटरचेंज हो जाते हैं। एक दूसरे में, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहां पर अगर आइसोमरेज एंजाइम यूज हो जाए, अगर आइसोमरेज एंजाइम यूज हो जाए, तो DHAP PgAl बना सकता है, और आवश्यकता पड़े तो PgAl DHAP बना सकता है। ये दोनों एक ही जैसे तो हैं, आप इनको थोड़ा देखिए, ये ऐसा है और ये वाला ऐसा है, दोनों एक जैसे हैं, बस आइसोमरेज एंजाइम इनको कन्वर्ट करता है। तो ये कितने बने हमारे? ऐसे कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने, एक का नाम था PgAl, एक का नाम था DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कितने कितने कार्बन के हैं? इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन। बस ये समझते जाना है। अब हमको आगे के जो स्टेप समझना है, ये DHAP डायरेक्ट कोई काम नहीं करता, DHAP PgAl में ही चेंज हो जाता है, और PgAl फर्दर रिएक्शन करने वाला है। इसका मतलब अब यहां से जितनी भी रिएक्शन होंगी, एक तो ये PgAl करने वाला है, और एक ये वाला भी PgAl में जब चेंज होगा फिर वो भी करने वाला है। हर प्रोसेस 2 बार होगी, 2 टाइम्स होगी। भाई हमको तो कंप्लीट ग्लूकोज का जो ये कंपाउंड कैसे चेंज होगा, फिर बाद में ये वाला भी ऐसे ही बदल जाएगा, फिर ये वाला भी करेगा। तो हर प्रोसेस अब 2 टाइम्स यहां पे दिखाई देगी आपको। बात समझ में आना चाहिए, यहां पे थोड़ा सा समझने वाला बात है। एक्चुअली अगर हम बात करें फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इसने क्या बनाया? इसने बनाया PgAl प्लस DHAP। ये बात क्लियर हो गई। अब ये DHAP, ये भी ये DHAP भी क्या बनाएगा? PgAl बनाएगा। अब PgAl आगे क्या क्या करने वाला है ये हमको देखना है। ये एल्डिहाइड है, ध्यान देना, ये क्या है? एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड को अगर कोई हाइड्रोजन ले ले, कोई एल्डिहाइड से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो जाए, हाँ, इसका क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन अगर हो जाए। ओवरऑल रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ही तो है। ओवरऑल रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस क्या था? फोटोसिंथेसिस रिडक्शन था। अभी यहां पे ये पूरा टूटना है, ब्रेकडाउन होना है, मतलब ऑक्सीडेशन होना है। इसका मतलब अगर इस एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को कोई ले ले, तो एल्डिहाइड का जब
ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बनाता है, वो एसिड बनाता है। अब ये जो PgAl है, PgAl अगर कोई इसका हाइड्रोजन ले ले तो हाइड्रोजन कौन लेता है सेल के अंदर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हाइड्रोजन कौन लेता है, NAD आयन लेता है। और हाइड्रोजन जब इसकी ले जाएगा तो क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। याद करो फोटोसिंथेसिस में भी NADH2 बना था, ये NADH2 बन रहा है भाई, इसकी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। सिंपल सी बात है, PgAl आफ्टर ऑक्सीडेशन इट विल कन्वर्ट इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PgA। ठीक है, लेकिन अब ये मैं थोड़ा सा आपको 3 बता रहा हूं। ये PgAl में यहां फास्फोरस था, ठीक है, PgAl में क्या था, यहां फास्फोरस था। अब यहां पर क्या होगा, एक फास्फेट और आएगा, एक फास्फेट और आएगा, और वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस ही है, ATP ने नहीं दिया, ध्यान देना, ATP ने नहीं दिया। और यहां पर ये जो PgA है, जो जब एसिड बनेगा, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एक फास्फोरस और जुड़ेगा और ये 1,3-PgA बनेगा। ये यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ATP तो खर्च नहीं हुआ, ये दो फास्फोरस कैसे आए, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भैया वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारा फास्फोरस डला है, आज जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है NAD आयन, तो कुछ जब हटा रहा है तो कुछ तो वहां खाली जगह पे जोड़ेगा ना, तो ये फास्फोरस वहां जोड़ दिया जाता है। तो आप सीधा इतना याद कर लीजिए कि जब भी PgAl यहां NADH2 बनाएगा तो 1,3-PgA बनता है। बस इतना सा याद कर लीजिए, आपके दिमाग में डाल लीजिए, अब कोई गलती नहीं होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका बन गया फॉस्फो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब ये जो एसिड है, अब अपना एक फास्फोरस निकालेगा, एक फास्फोरस निकालेगा और फास्फोरस किसको दे देगा, ADP को। अब बन गया ये ATP, ये प्रोडक्ट बन गया। एक फास्फोरस दे दिया और बोल रहा है कि अब मैं खुद बन जाता हूं 3-PgA। पहले था 1,3-बाई-PgA, अब बोल रहा है अपना एक फास्फोरस दे दिया उसने, जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी से उसने पहले फास्फोरस जोड़ा था। यहां पर जब हाइड्रोजन हट रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट रहे थे तो एनर्जी निकला, उस एनर्जी से उसने एक फास्फोरस जोड़ लिया था साइटोप्लाज्म में जो पड़ा, तो ये 2 फास्फोरस PgA हो गए। अब बोल रहा है कि फास्फोरस तो मैंने जोड़ लिया, लेकिन ये फास्फोरस से मैं ATP बना लेता हूं, तो ATP बना लिया, एक फास्फोरस दे दिया। ध्यान देना, जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा एनर्जी निकलेगी, तो वो एनर्जी का ही इस्तेमाल करके 1,3-PgA बना था और उसी एनर्जी से फिर ATP बना के वो फास्फोरस वापस दे दिया। ये चीज समझने की है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहां पे। क्लियर हो गया, ATP बन गया। क्या बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, 3-PgA बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का ये जो फास्फोरस है, अब ये कार्बन नंबर 3 से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है और ये शिफ्ट होके बनाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। भाई पहले वो इस तरह था, हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन नंबर 3 पे जोड़ा था, अब वो बीच में शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, इस तरह का 2-फॉस्फोग्लिसरेट। थोड़ा स्टेप याद रखना है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन जैसे ही निकला NADH2 तो बन गया, लेकिन एनर्जी जो निकली उसका इस्तेमाल करके एक फास्फोरस और जोड़ लिया।
और उस फास्फोरस से एटीपी बनाई। यही तो है, जब जब एनर्जी निकलेगी तब तक उसको ट्रैप किया जाएगा और दूसरे केमिकल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये एटीपी बन गया। ठीक है, अब ये जब इसका एक फास्फोरस हट गया तो ये 3PGA बन गया। अब पोजीशन चेंज कर लिया तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। ध्यान देना, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें से 2-फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से दिखाता हूं। हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन गया है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, GLYCERAT, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है, H2, और ये बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये नाम भी आपको याद होगा पहले से, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ENOL पाइरुवेट। इसको हम बोलते हैं PEP, बस इतना याद रखो, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। हाँ, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ध्यान देना, अभी फास्फोरस एक और है इसके पास, वो फास्फोरस अभी भी है इसके पास, फॉस्फोइनॉल, फॉस्फो। बस ये फास्फोरस और निकाल दे तो फिर एटीपी बन जाएगी हमारी, बन जाएगी ना। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जैसे ही बना, अब क्या होगा, ये अपना फास्फोरस छोड़ देता है और एडीपी उसको लेकर क्या बनाएगा, एटीपी बना लेगा। एक फास्फोरस और छोड़ दिया और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अब बन गया पाइरुविक एसिड। ये क्या बन गया, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड के पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ये पाइरुविक एसिड बन गया। अब एक PgAl ने ये सब किया, एक PgAl ने ये सब पूरा प्रोसेस किया, और जो DHAP बना था वो भी PgAl में चेंज हो गया, उसने भी ये सब पूरा किया था। मतलब ये पूरी प्रोसेस अब डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। और ओवरऑल क्या बना इसमें, क्या खर्च हुआ, क्या बना, वो थोड़ा देखिए एक बार। देखिए, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एक एटीपी खर्च हुई। ठीक है, खर्च हुई ये वाली। और फिर यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था। मतलब एक एटीपी और खर्च की थी, यहां पर निकली नहीं, खर्च हो गई। ये दो तो नुकसान हो गया। अब यहां जब ये टूट गया तो ये बना PgAl और बना है DHAP, ऐसे तो बना था। अब ये वाला जो भी प्रोसेस है वो 2 बार होगा, क्योंकि एक बार तो ये खुद करेगा, एक बार इससे भी करवाएगा चेंज करके। अब यहां पर क्या क्या हुआ था, एक तो NADH2 निकाला इसने, NADH2, और जब एक फास्फोरस और जुड़ गया था तो एक फास्फोरस निकाला तो एटीपी बनाया, और एक फास्फोरस और निकाला तो एटीपी बनाया। तो इसका मतलब 2 ये बने होंगे और 2 ये बने होंगे और 2 ये बने होंगे, टोटल ये प्रोडक्ट है इसका। याद करो आप। आगे चलकर ये जो NADH2 है, ये जो NADH2 है, जब कंप्लीट रेस्पिरेशन हमारा होगा तो एक NADH2 से 3 ATP बनेगी। आगे चलकर मैं बताऊंगा कैसे बनाता है ये NADH2। भैया इसने हाइड्रोजन तो ले लिए, लेकिन जब ये खुद वापस दोबारा NAD में चेंज होगा और इन हाइड्रोजन को किसी को देगा तो जो एनर्जी इस बॉन्ड के साथ जा रही है उस एनर्जी से 3 ATP बन जाएंगी, आगे चलकर बनेंगी। कुल मिला के ये भी एनर्जी वाला ही प्रोडक्ट है। तो आप इसको अभी फिलहाल मान लीजिए कि सपोज अगर ये ATP बनाएगा आगे चलकर तो कितनी ATP बनेंगी, 2 NADH2 बन रहे, 6 ATP ये बनाएगा आगे चलकर। अभी फिलहाल डायरेक्ट ATP नहीं बना, ध्यान देना।
डायरेक्ट एटीपी तो ये बना है, चार एटीपी तो डायरेक्ट बन गया था, और ये 6 एटीपी तो आगे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तब बनाई जाएंगी। तो टोटल अगर देखें तो लगभग 10 एटीपी के बराबर हमको प्रोडक्ट यहां मिल गया है, और हमारी 2 एटीपी खर्च हो गई थी, मतलब हमको बेनिफिट हुआ केवल 8 एटीपी के बराबर एनर्जी का। अगर कोई सीधा सवाल पूछता है कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी गेन होता है, कितना एटीपी गेन होता है, तो आंसर आएगा 4 एटीपी गेन होता है। अगर पूछे कितने एटीपी का प्रॉफिट होता है, तो 2 खर्च हुए थे, 4 बनी, केवल 2 एटीपी का प्रॉफिट होता है। अगर कोई पूछे कितने एटीपी के बराबर आपको बेनिफिट होता है, एटीपी के बराबर आपको बेनिफिट होता है, तो आंसर आएगा 8 एटीपी। क्यों? क्योंकि ये NADH2 जो है ना, ये भी 6 एटीपी बनाएगा आगे चलकर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कंफ्यूजन यहां बहुत सारा है। डायरेक्ट एटीपी 4 बनती है, 2 डायरेक्ट एटीपी खर्च होती हैं, बेनिफिट हुआ केवल 2 एटीपी का। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो तो आगे चलकर ये वाला भी काम करेंगे, और ये जो पायरुविक एसिड बना उसको भी और तोड़ेंगे तो बहुत एनर्जी निकालेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन वाले तो। लेकिन अनएरोबिक वाले केवल बस पायरुविक एसिड बना के छोड़ देते हैं, और ये जो बहुत कम एनर्जी जो बन रही है बस इसी का इस्तेमाल करते हैं अनएरोबिक वाले। बस उनका आगे और कहानी नहीं है, हाँ? वो केवल 2 एटीपी बहुत कम एनर्जी से ही काम चला लेते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अगर थोड़े से भी नाम आप याद कर लेंगे तो रटने के लिए बात नहीं है इसमें। इसमें क्या होना है, 2 एटीपी तो आप खर्च कर दीजिए, बाद में वो 3 के 2 टुकड़े आप तोड़ दीजिए, PgAl और DHAP, ठीक है। और इतना जरूर याद रखिए कि जब PgAl से हाइड्रोजन निकलेगी तो NADH2 बनेगा और बन जाएगा PGA। अब PGA में 2 फास्फोरस जोड़ना है 1,3, बस ये वाला अगर कंसेप्ट याद है तो आप 2 एटीपी निकाल दोगे यहां से। अगर आप ये 2 1,3 बाई PG अगर याद रखोगे तो 2 एटीपी निकल जाएंगे। अगर आपने केवल एक ही रखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है, सीधा सिंपल है। लास्ट फाइनल क्या बन जाना है, पायरुविक एसिड बन जाना है। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, ओवरऑल एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाया, और यहां पर 2 NADH2 बना, और यहां पर 1 ग्लूकोज प्लस 2 एटीपी का इस्तेमाल किया था। 1 ग्लूकोज प्लस 2 एटीपी का इस्तेमाल करके 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने, 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बने, और 4 एटीपी यहां डायरेक्ट हमको बनी। बस ये बैलेंस शीट आप याद रखिए, आपको ग्लाइकोलाइसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जरूर ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस हर लिविंग बीइंग्स में होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल और केवल ग्लाइकोलाइसिस ही होता है अनएरोबिक में, बस केवल इतना सा ही काम होता है, इसी एनर्जी से वो काम चलाते हैं। आगे इनका इस्तेमाल नहीं करते अनएरोबिक वाले। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इनको और तोड़ा जाएगा और एटीपी बनाया जाएगा, बहुत एटीपी बनता है वहां पर। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो पायरुविक एसिड बना इसका क्या फ्यूचर है, इसका क्या होने वाला है आगे चलकर, और एटीपी कैसे बन पाएंगी, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस डरिए नहीं, एक बार रफ में अपने हाथ से आप स्केच बनाइए, एक बार 2 बार बनाएंगे, बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस आपको याद हो जाएगी। थोड़ा स्टेप याद रखना है, काउंटिंग करना है तो लगभग आप 1 2 3 टोटल 9 स्टेप में पायरुविक एसिड बना दीजिएगा।
बहुत सिंपल स्टेप है, बस एक बार समझना था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था सर, ये 1,3/PgA कैसे बन गया। एक्चुअली जब ये हाइड्रोजन निकले तो एनर्जी रिलीज हुई थी, उस एनर्जी से साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ एक फास्फोरस यहाँ के जुड़ गया था। वो जुड़ गया, एटीपी यहाँ खर्च नहीं हुआ, ध्यान देना, यहाँ केवल फास्फोरस जुड़ गया और उसी के चलते आगे चलकर 2 एटीपी रिलीज हुई। और ये प्रोसेस, ये स्टेप आपको याद रखना है। तो